Assalamu alaikum students. Welcome to the online video lecture series of Artificial Intelligence. I hope you are fine and enjoying these video lectures. तो हमने पिछले लेक्चर के अंदर नाइव बेस्ड क्लासिफायर की बात की थी. In this video lecture, I will discuss a weakness of naive Bayes classifier and then I will discuss the solution of that weakness. So हमने जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर किया था, वी टॉक्ड अबाउट द बेसिक फार्मूला ऑफ नाइव बेस क्लासिफायर. हमने क्या किया था, हमने कहा था कि हम बेसिकली नाइव बेस क्लासिफायर बेस रूल के अंदर हम क्या करते हैं, हम मॉडल गिवन डेटा होता है उसको हमने इसके ऊपर अप्लाई किया और ये बेस रूल अप्लाई करने के बाद ये हमारे पास एक्सप्रेशन बनी. हमने इसके बाद बात की कि ये जो डेटा की प्रोबेबिलिटी ये तो कांस्टेंट है, लिहाजा इसको आप हटा भी सकते हैं. देन यही वाली एक्सप्रेशन किसके इक्वल होगी, ये इसके इक्वल होगी. अब अगर डेटा इंडिपेंडेंट आ जाए तो वो उसको हम इसके इक्वल लिख सकते हैं. सो दिस इज़ द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ नाइव बेस क्लासिफायर, जो कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात की उसकी. देन वी यूज़ दिस ट्रेनिंग डेटा सेट एंड सॉल्व एंड अब इसको इस डेटा सेट को क्या किया था, हमने इस फार्मूला को अप्लाई किया इस ट्रेनिंग डेटा सेट के ऊपर. लेकिन अब डेटा जो था वो न्यू डेटा सेट को क्लासिफाई किया बाय यूजिंग दिस ट्रेनिंग डेटा सेट एंड द फार्मूला ऑफ नाइव बेस क्लासिफायर. सो हमने इस एग्जांपल को हमने सॉल्व भी किया था, दैट द एग्जांपल दैट x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3 एंड z इज इक्वल टू 4. देन वी अप्लाई द पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, मीन के वो फार्मूला जो लगाया उसको लगाने के बाद हमने हर एक की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट किया और कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास ये वाले आंसर्स आए थे. और इन आंसर्स को हमने फिर कहा था कि जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दिस डेटा सेट इज़ लार्जेस्ट एज़ कम्पेयर टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दिस डेटा सेट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन दिस डेटा सेट. अब इन तीनों में से इसकी ज़्यादा, लिहाजा जो ये वाला डेटा सेट है ये बिलोंग करता है क्लास ए को. सो अब हम आज के लेक्चर के अंदर इसकी ज़रा वीकनेस को देखते हैं. जस्ट क्लासीफाई दिस डेटा सेट. अब हम इसको क्लासिफाई करेंगे, देन यू विल रियलाइज़ कि हमारे पास जो है ना वो बेसिक इसकी वीकनेस क्या है. जब हम इस डेटा सेट को क्लासिफाई करेंगे तो डेटा सेट न्यू डेटा सेट हमारे पास अब क्या है, दैट x इज़ इक्वल टू 1, y इज़ इक्वल टू 2 एंड z इज़ इक्वल टू 2. अब क्या करेंगे, हम इसको क्लासिफाई करेंगे और देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम क्या आता है इसके अंदर. So to calculate the class of this data, अब क्या करेंगे, हम उसी फार्मूला के ऊपर जाएंगे जो कि नाइव बेस क्लासिफायर का है. So we will calculate the posterior probability for all classes for each class, the probability of A given this data set and probability of B given this data set. In the same way we will calculate the value for probability of C given this data set. सो इसको उसी तरह से एक्सपेंड करेंगे जिस तरह से हमने नाइव बेस जो क्लासिफायर का फार्मूला पढ़ा था उसी तरह से एक्सपेंड किया इसको, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 गिवन ए. इन द सेम वे प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू 2 गिवन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इज इक्वल टू 2 गिवन ए. तो यहाँ पे मैं इन चार वैल्यूज़ को कैलकुलेट करूँगा और कैलकुलेट करके इनका प्रोडक्ट करूँगा और इस तरह से ए क्लास की मेरे पास पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट होके आ जाएगी. सो यहाँ पे देखें कि अगेन x, y and z all of these three variables, the values of these three variables are independent. That's why इनकी जो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. तो यहाँ पे और जिसकी प्रोबेबिलिटी अगर ये क्लास A की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है तो उसके लिए B की ज़्यादा होगी तो वो डेटा जो है वो B क्लास को बिलोंग करेगा. अगर C के लिए प्रोबेबिलिटी तो C को करेगा. अब वीकनेस को देखने के लिए सो जस्ट लुक एट दिस एक्सप्रेशन. मैं जस्ट बी के ऊपर ही चला जाता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 गिवन b. अब ये किसके इक्वल है, 1/4 के. इन द सेम वे प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 2, मीन के गिवन के वो b क्लास है, y के 2 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, वो हमारे पास 2/4 है. वो किस तरह से, अगेन यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है डेटा सेट. तो यहाँ पे x की वैल्यू मेरे पास 1, मेरे पास x की वैल्यू क्या है 1. वो कितनी दफ़ा अपीयर हुई है, यहाँ पे एक दफ़ा अपीयर हुई है. कब, जब उसकी गिवन के उसकी क्लास भी b थी. इन द सेम वे कितनी दफ़ा जो है वो y इज इक्वल टू 2 आया, गिवन के उसकी क्लास b थी. तो y यहाँ पे एक दफ़ा, ये 2 दफ़ा 2 आया, गिवन के उसकी क्लास जो है वो b थी. लेकिन अब यहाँ पे मेन पॉइंट जो है ना वो ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज इक्वल टू 2 गिवन के उसकी क्लास b हो
तो जस्ट लुक एट दिस डेटा कि गिवन कि उसकी क्लास b है, तो यहाँ पे z की वैल्यू 2 तो नहीं है, 1 है, 3 है, 4 है बस, लेकिन z नहीं है, तो लिहाजा इसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। लेकिन जब हम इन 3 वैल्यूज़ को या इसकी चौथी वैल्यू भी आप कैलकुलेट कर लें प्रोबेबिलिटी ऑफ b की, तो वो चारों वैल्यूज़ को आप क्या करेंगे, इस वैल्यू के अंदर पुट करेंगे, तो ये z वाली 0 होने की वजह से वो सबको क्या कर देगी, 0 कर देगी। इन द सेम वे अब यहाँ पे मेरे पास क्या है कि जो C क्लास है उसकी प्रोबेबिलिटी जब कैलकुलेट करने जाऊँगा तो उसके लिए ये 3 एक्सप्रेशन होंगी। अब इन तीनों एक्सप्रेशन के लिए इसकी क्या प्रोबेबिलिटी आती है, वो 0 आ जाती है, क्योंकि अगर C क्लास को देखा जाए, आप डेटा के अंदर जाएं, अगर ऊपर यहाँ पे B को हाईलाइट किया, अगर C को हाईलाइट करें तो यहाँ पे C 1 है, तो C गिवन के C और X की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और इस जगह पे 4 है, 1 तो है ही नहीं, तो लिहाजा क्या आ जाएगा, ये वाली प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगी। इन द सेम वे ये वाली प्रोबेबिलिटी भी 0 के इक्वल आएगी, ये भी हमारे पास 0 के इक्वल आएगी कि गिवन के क्लास उसकी C हो और z की वैल्यू भी हमारे पास 2 हो, तो यहाँ पे z की वैल्यू 3 है, यहाँ पे z की वैल्यू 3 है, यहाँ पे z की वैल्यू 4 है, गिवन कि उसकी क्लास जो है वो C हो। तो यहाँ पे इन सारी की सारी प्रोबेबिलिटी 0 आ जाती हैं। अब क्लास अगर आप अब इन तीनों वैल्यूज़ को क्या करें, अगेन आप क्या करें, पुट करें इन एक्सप्रेशंस के अंदर, ये वाली जो एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पे b की भी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, मतलब पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी फॉर दिस एक्सप्रेशन, कि ये वाली जो हम पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने जा रहे हैं ये 0 हो जाएगी और ये C वाली भी 0 हो जाएगी। लिहाजा ये हर दफ़ा कोई भी इस तरह का डेटा सेट आएगा उसको क्या कहेगा, वो हमेशा उसको कहेगा कि ये क्लास A से बिलोंग करता है, ये क्लास A से बिलोंग करता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन दिस डेटा सेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ C गिवन दिस डेटा सेट, ये तो 0 है। अब 0 क्यों है, क्योंकि उसका डेटा ही अवेलेबल नहीं है। अगर किसी चीज़ का डेटा ही अवेलेबल नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी किस तरह से हम कर लेंगे। तो अब ये जो मेन इसकी वीकनेस क्या है कि अगर हमारे पास उसका डेटा ही अवेलेबल नहीं है तो वो क्या कर देगी, उसकी प्रोबेबिलिटी पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी को 0 कर देगी, और जब पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी तो उसकी क्लासिफिकेशन के लिए क्या करेगा, वो एक हमेशा कोई बायसनेस शो करवाएगा कि क्लास A के अंदर ही हर आने वाली वैल्यू को असाइन करता जाएगा। तो ये एक उसके अंदर वीकनेस थी। तो अब हम देखते हैं कि इस वीकनेस का क्या सोल्यूशन है, क्या तरीक़ाकार है कि इसको हम क्या करें, ओवरकम कर सकें। तो इसका सोल्यूशन अब इस स्लाइड के अंदर थोड़ा सा मेंशन भी किया गया है कि जस्ट लुक एट दिस पॉइंट दैट इन दिस केस वी क्लियरली मस्ट सेलेक्ट कैटेगरी A एज द बेस्ट चॉइस फॉर द डेटा। मैंने अभी जो है ना वो क्लास A के लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट नहीं की, वो आप कैलकुलेट करें उसकी कोई वैल्यू आती है, यानी कि उसका 0 नहीं आता आंसर। तो ये क्यों हुआ, दिस हैपन ड्यू टू इनसफिशेंट ट्रेनिंग डेटा, मतलब ट्रेनिंग डेटा उसका नहीं था, इनसफिशेंट है, सफिशेंट डेटा हमारे पास नहीं है, तो इस वजह से उसने क्या कर दिया, उसको हमेशा वो क्लासीफाई करेगा A क्लास के अंदर, उसको रॉन्ग कैटेगरी के अंदर। सो दिस प्रॉब्लम कैन बी अवॉइडेड बाय यूजिंग M एस्टीमेट। तो अब हम M एस्टीमेट की बात करेंगे कि ये किस तरह से काम करता है और ये क्या है कि जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, इस वीकनेस को हम ओवरकम कर सकते हैं। सो हेयर इज़ द एक्सप्रेशन फॉर M एस्टिमेटर, मीन के वी मस्ट estimate likelihood using the following formula. So here is the formula A plus M multiplied by P divided by B plus M। तो ये हमारे पास जो है वो फार्मूला हमारे पास है M एस्टिमेट का, जो कि लाइकलीहुड हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। सो अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास A क्या है, हमारे पास B क्या है, M क्या है, P क्या है, हम इस चीज़ को देखते हैं। फॉर अब देखें कि अब किस तरह से, फॉर P ऑफ X इज इक्वल टू 1 गिवन A। अब A इस एक्सप्रेशन के लिए क्या होगा, मीन के उसने बात की है लाइकलीहुड की। तो लाइकलीहुड क्या होता है, हम तो कैलकुलेट करते हैं पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, लेकिन पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी जो है वो इज इक्वल टू होती है लाइकलीहुड मल्टीप्लाई बाय प्रायर प्रोबेबिलिटी। सो ये जो है ये हमारे पास लाइकलीहुड है। अब ये इस लाइकलीहुड की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम ये वाली एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे। So in this expression A is the number of training examples where X is equal to 1 and that have been categorized A, मीन के उसका डेटा A कैटेगराइज किया गया हो और उस कैटेगराइज किए हुए डेटा के अंदर जो X की वैल्यू 1 हो। So just look at this point कि in this data there are 8 rows for class A, और इस
8 रोज़ में से कितनी रोज़ ऐसी हैं जिनके अंदर x इज इक्वल टू 1 है। मीन कि हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 गिवन a, दिस इस लाइक्लीहुड फंक्शन की। तो क्या कहता है कि उसकी क्लासेस a के अंदर कितनी दफ़ा जो है ना वो हमारे पास 1 अपीयर होता है, ये हमारी a की वैल्यू है विच इज़ 2। So A is the number of training examples where x is equal to 1 and that have been categorized as A which is equal to 2. So B is the number of items of training data that were given classification A which is 8। मेन कि उसको पूरा डेटा सेट हमारे पास है और उसके अंदर A जो क्योंकि गिवन क्लास A है तो A कितनी दफ़ा उस क्लास के अंदर अपीयर हुई इस डेटा के अंदर, तो 8 दफ़ा यहाँ पे A आया तो यहाँ पे इसकी वैल्यू B की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, वो 8 हो जाएगी। सो अब P और M क्या है, P इज़ प्रायर एस्टिमेट ऑफ द प्रोबेबिलिटी इन द एब्सेंस ऑफ अदर इंफॉर्मेशन अज्यूम अ यूनिफॉर्म प्रायर। यहाँ पे हम यूनिफॉर्म एक वैल्यू ले लेंगे और वो किसके इक्वल होगी, P इज़ इक्वल टू 1 ओवर K के इक्वल। तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k, वेयर k इज़ द नंबर ऑफ वैल्यूज दैट द एट्रीब्यूट x कैन टेक। मीन हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हैं, x इज इक्वल टू 1। सो फॉर दिस लाइक्लीहुड फंक्शन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ p हमारे पास क्या आएगा, p हमारे पास आएगा कि जो वेरिएबल x है वो कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ जो है वो ले सकता है। यहाँ पे अपने डेटा को दोबारा फिर देखें कि डेटा x, इस डेटा के अंदर x कैन टेक वैल्यू 1, इट कैन टेक वैल्यू 2, इट कैन टेक वैल्यू 3, इन द सेम वे इट कैन आल्सो टेक द वैल्यू 4। अब यह यहाँ पे हमारे पास 1 से लेकर 4 तक मीन के चार इसकी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं जो कि x जो है वो अपने अंदर उसको सेव कर सकता है। सो द वैल्यू ऑफ p फॉर दिस लाइक्लीहुड फंक्शन इज इक्वल टू 1 ओवर 4, k इज इक्वल टू 4 कि x जो है वो 4 पॉसिबल वैल्यूज़ ले सकता है। इन द सेम वे हमारे पास m क्या है, जो लास्ट चीज़ है इस एक्सप्रेशन के अंदर, m इज इक्विवेलेंट सैम्पल साइज़। कोई भी हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू हम ले लेंगे। अब देखते हैं कि इसके अंदर हमने p की वैल्यू 1 ओवर 4 लिखी है और m की वैल्यू मैंने 5 ले ली। कोई भी क्या कर लेंगे, कोई कांस्टेंट वैल्यू ले लेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, उसी डेटा सेट को जो कि हमने लिखा था ये वाला, आई विल कैलकुलेट द पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज़ बाय यूजिंग दिस m एस्टिमेटर विच कैलकुलेट दीज लाइक्लीहुड फंक्शंस थ्रू दिस एक्सप्रेशन। और इन एक्सप्रेशन के अंदर a क्या है, m क्या है, p क्या है, ये b क्या है, इनको हमने देख लिया। इसको आप दोबारा फिर एक दफ़ा रिवाइज़ करके देखें कि क्या क्या वैल्यूज़ हैं इसकी। सो आई विल कैलकुलेट दीज एक्सप्रेशन फॉर दिस डेटा। अब इसके अंदर हम किस तरह से होगा वो उसको देख लेते हैं। सो जस्ट लुक एट दिस स्लाइड जिसके अंदर हम इस पोस्टीरियर जिसके अंदर हम इस लाइक्लीहुड फंक्शन को कैलकुलेट करने की बात करेंगे। तो आई विल कैलकुलेट दिस वैल्यू द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 गिवन a इन दिस वे वेयर a इज इक्वल टू 2 कि मेरे पास जो है वो 2 किस तरह से है कि इन 8 में से ये एक यहाँ पे अपीयर हो रहा है और ये यहाँ पे अपीयर 2 दफ़ा 1 अपीयर हुआ है, गिवन के क्लास जो है वो a है। सो दैट्स वाई a इज इक्वल टू 2, द वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू 1 ओवर 4 बिकॉज x कैन टेक 4 डिफरेंट वैल्यूज़। सो यहाँ पे 1 ओवर k जो कि 4 है हमारे पास, तो आ जाएगा इस तरह से। p जो है वो हमारे पास m जो है वो कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 5 है। 8 मीन कि 8 हमारे पास a जो है वो 8 दफ़ा अपीयर हुआ है, दैट्स वाई जो इसकी वैल्यू जो है वो 8 है। सो ये इस टेबल को यूज़ करते हुए हम बाकियों की भी कैलकुलेट करेंगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज़ इक्वल टू 2 गिवन के ये हमारे पास a क्लास है, तो a क्लास गिवन कि ये क्लास हमारे पास a है, तो y की वैल्यू 2 कितनी दफ़ा आई है यहाँ पे 1 2 3 4। सो 4 टाइम जो है वो हमारे पास क्या है 2 अपीयर हो रहा है y इज इक्वल टू 2 के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो 4 आ जाएगा, 5 ओवर 4 और ओवर 8 प्लस 5 जो कि हमारे पास 0.4 के इक्वल आएगा। इन द सेम वे आई विल कैलकुलेट दिस वैल्यू z इज इक्वल टू 2 गिवन a। तो z इज इक्वल टू 2 कितनी दफ़ा आया, 2 दफ़ा यहाँ पे आया गिवन के क्लास a क्लास के अंदर। तो यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी अब कैलकुलेट होगी मेरे पास लाइक्लीहुड फंक्शंस की। इन द सेम वे आई विल कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ a जो कि पहले जिस तरह से हमने कैलकुलेट की हुई है उसी तरह से है। अब इसका आंसर पॉइंट कितना आता है हमारे पास, इसका आंसर हमारे पास आता है 0.2
0.0133. So the posterior probability by calculating the M estimator formula likelihood functions, likelihood functions हमने जो कैलकुलेट किए हैं वो M estimator के थ्रू किए हैं और उसका आंसर यहाँ पे हमारे पास जो है वो कितना है 0.0133. In the same way I will calculate the posterior probability for class B. So just मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया उन क्लासेस को, उन वैल्यूज़ को जिनकी क्लासेस जो हैं वो B हैं. So I will use this data set. So B के लिए क्या है, again just look at this likelihood function and that probability of x is equal to 1 given B. इसकी किस तरह से M estimator के थ्रू वैल्यू 1 + 5/4. सो यहाँ पे देखें अब अगेन 5 तो मेरे पास जो है ना वो कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन ये 1/4 किस तरह से अगेन, यानी कि जो हमारे पास p की वैल्यू जो 1/4 है या 1/k है, तो k की वैल्यू 4 वो क्या थी, द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x दैट कैन टेक, हमारे पास जो है वो x की कौन सी पॉसिबल वैल्यूज़ ले सकता है, तो x जो है वो 4 पॉसिबल वैल्यूज़ ले सकता है. दैट्स वाई यहाँ पे 1/4 आ गया, या x के लिए भी, y के लिए भी और z के लिए, तीनों के लिए 1/4 हमारे पास जो है वो इसका आंसर आता है. तो इसी तरह से y = 2 कितनी दफ़ा अपीयर हुआ है, तो 2 देखें यहाँ पे एक दफ़ा, यहाँ पे एक दफ़ा, यहाँ पे 2 दफ़ा आया है, जबकि क्लासेस जो हैं वो हमारे पास b हैं. इन द सेम वे जो z जो है वो = 2 हमारे पास यहाँ पे z = 2 एक दफ़ा भी नहीं आया कि उसकी क्लास B हो, B क्लास के होते हुए z की वैल्यू जो है वो ये हमारे पास नहीं आई, तो यहाँ पे इस वजह से 0 लिख दिया और इस तरह से उसकी हम लाइक्लीहुड फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं. देन आई विल पुट दीज वैल्यूज़ इन माय पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन फार्मूला. तो उसके अंदर अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ B कैलकुलेट की जाएगी. B अगेन हमारे पास 4 है, 4 दफ़ा B आया, गिवन के वो टोटल नंबर ऑफ़ डेटा जो है हमारे पास 15 है. और इसी तरह से इन तीन वैल्यूज़ को जब हमने पुट किया तो इसके लिए इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो इस तरह से कैलकुलेट होकर जो आती है वो हमारे पास 0.0034. तो इसके लिए कितनी थी हमारे पास 0.01 और उसके लिए 0.00, लेकिन वो एक बिल्कुल ज़ीरो वाला जो फैक्टर था वो हमारे पास क्या हो गया, वो हमारे पास ख़त्म हो गया. इन द सेम वे फॉर क्लास सी वहाँ पे भी आप क्या कर लेंगे, आप मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप लोग ख़ुद इसको कैलकुलेट करें कि C की वैल्यू को, इसकी प्रोबेबिलिटी को, इसकी पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी को, जिसके लिए तो बिल्कुल वो 0 आ रहा था. अब यहाँ पे देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 1 गिवन क्लास C, प्रोबेबिलिटी ऑफ y = 2 गिवन क्लास C, प्रोबेबिलिटी ऑफ z = 2 गिवन क्लास C. ये तीनों के लिए हमारे पास जो डेटा सेट था वो हमारे पास 0 आ रहा था. मीन कि C कितनी दफ़ा आया, C एक दफ़ा यहाँ पे आया, तो इस यहाँ पे 2 है, 1 नहीं है. मतलब C यहाँ पे आया तो यहाँ पे 3 है, 1 नहीं है. C यहाँ पे आया 4 है तो यहाँ पे 4 है, 1 नहीं है. यानी कि और यहाँ पे 2 कब आया, C गिवन के क्लास उसकी C हो तो यहाँ पे 1 है, गिवन के क्लास C हो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे C है तो यहाँ पे 3 है, यानी कि 2 नहीं है, जो कि हमारे पास यहाँ पे जिस डेटा को हम क्लासीफाई करने जा रहे हैं. इन द सेम वे अगर C की तीसरी Z के लिए देख लिया जाए तो Z के लिए भी देखें फॉर C, मीन के C जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे 3 है और 4 है, मीन के 2 जो है वो नहीं है. इस वजह से वो सारी की सारी वैल्यूज़ 0 आ रही थी. अब सारी की सारी वैल्यूज़ जो है वो 0 नहीं है, बल्कि वहाँ पे जो M एस्टिमेटर की जो वैल्यू होगी 0 + 5/4 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 + 5. 3 यहाँ पे क्यों आएगा, क्योंकि C क्लास हमारे पास 3 दफ़ा डेटा के अंदर अपीयर हुई है. तो इस तरह से 3 यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, यहाँ पे भी 3 आएगा और बाकी वैल्यू हमारे पास जो है वो कांस्टेंट रहेंगी. और यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा. इस वजह से इन तीनों का यहाँ पे देखें तीनों की वैल्यूज़ जो हैं वो सेम है हमारे पास. यहाँ पे एक और भी मिस्टेक है, यहाँ पे मेरे पास 4/15 आएगा, मीन के हमारे पास जो B क्लास है वो भी 4 दफ़ा अपीयर हुई है. तो यहाँ पे 8 + 4 12, 12 + 3 15 ही रोज़ हमारे पास डेटा के अंदर थी. अब यहाँ पे देखें कि वो बिल्कुल 0 आने की बजाय अब 0 नहीं है, लेकिन हमारे पास ये A क्लास की प्रोबेबिलिटी है
अब अगेन इसकी प्रोबेबिलिटी है ज़्यादा है, लेकिन अब ये हर दफ़ा उसको क्या करेगा, वो ज़ीरो नहीं करेगा। ये भी हमारे पास अभी कुछ ना कुछ उसकी प्रोबेबिलिटी आना शुरू हो गई है। जब मज़ीद इसके अंदर हम डेटा ऐड करेंगे तो हो सकता है कि उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो हमारे पास जो है वो बढ़ जाए। तो आई होप आपने इस तरीक़ाकार को, इस वीकनेस को, इसको आपने आइडेंटिफाई किया होगा और इसको, इस वीडियो लेक्चर को एंजॉय किया होगा। So if you have any question, you can send me an email. Inshallah, I will try my best to answer your question. Thank you for watching this video. Allah Hafiz.